हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड फेज 2 सीरीज का पार्ट 35 लेकर। 2 दिन पहले मैंने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का पार्ट अपलोड किया था। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी और पार्ट की लेंथ भी शॉर्ट थी, 10 मिनट का वीडियो था, तो मैंने सोचा दोबारा अपलोड कर दूंगा। तो आज मैं उसको दोबारा अपलोड कर दूंगा, इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया था क्योंकि वो हमेशा के रहने वाला वीडियो है, इसलिए उसमें एडिटिंग ठीक नहीं लगती, तो मैंने सोचा डिलीट कर देते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए जो फेज 2 लॉन्च होने जा रहा है उसके लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा कितना फंड प्रोवाइड किया गया है। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक द्वारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट के फेज 2 के लिए 3000 करोड़ दिया गया है। आप सभी को पता है, गंगा रिजुविनेशन के लिए यानी कि गंगा की क्लीनिंग के लिए, गंगा की डेवलपमेंट के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। उसका फेज 1 चल रहा है, अभी दिसंबर 2021 तक ये फेज 1 चलेगा। उसके बाद फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट का। उसी के लिए 3000 करोड़ लोन दिया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा। आप यहाँ देखिएगा, देखिए जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, जून 2020 तक यानी कि जो अभी निकला है जून 2020 तक, अभी तक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा 25,000 करोड़, कितना 25,000 करोड़ जून 2020 तक सैंक्शन हो चुके हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो आप ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा जो आपका फर्स्ट फेज है दिसंबर 2021 तक चलेगा, उसके बाद सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा। जो फर्स्ट फेज है उसमें वर्ल्ड बैंक ने कितना दिया है, 4,535 करोड़ ये दिया है फर्स्ट फेज में, और उसके बाद सेकंड फेज के लिए इतना अनाउंस कर दिया है। देखिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट जून 2014 में लॉन्च हुआ था। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ये ऑपरेट किया जा रहा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट की सबसे टॉप बॉडी है उसका नाम क्या है, नेशनल गंगा काउंसिल। नेशनल गंगा काउंसिल के हेड कौन होते हैं, हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये जो NMCG है ये नेशनल गंगा काउंसिल की इंप्लीमेंटिंग विंग है। आप देखिएगा, यानी कोई भी काम करवाना होता है तो नेशनल गंगा काउंसिल इससे बोल देती है और वो काम होना चाहिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत। तो ये हो गया हमारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बैंक सैंक्शन, ये सब हमने कंप्लीट किया। आपको पता होना चाहिए कि गंगा एक्शन प्लान कब लॉन्च हुआ था इंडिया में, तो 1985 में गंगा एक्शन प्लान लॉन्च हुआ था। जो राम तेरी गंगा मैली मूवी आई थी उसके बाद सरकार को लगा कि हाँ गंगा तो वाकई में मैली हो गई, इसलिए गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HFCs हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो HFCs एक तरह की स्पेशल NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं। इनका रेगुलेशन RBI द्वारा किया जाता है। आप ये मत सोचिएगा कि नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा। अब ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि RBI ने कुछ डेफिनेशन तय की है, कुछ संशोधन किए हैं HFCs की परिभाषा में। अब इन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी तभी HFC कहलाएगी यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कहलाएगी जब कम से कम अपने टोटल लोन का 50% वो हाउसिंग लोन हो, यानी हाउसिंग सेक्टर में ही लोन दे। खास बात क्या है, ये जो हाउसिंग सेक्टर में लोन दे रही है उसका 75% सिर्फ इंडिविजुअल होम बायर्स को होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डेवलपर्स को दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में दे रहे हैं, ऐसा नहीं। इंडिविजुअल होम बायर्स होने चाहिए। जो आप 50% लोन दे रहे हैं टोटल अमाउंट का, उसका 75%। तो पहली कंडीशन है कि कोई भी कंपनी हाउसिंग, कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी तब कहलाएगी जब टोटल लोन का 50% हाउसिंग सेक्टर में हो और इस 50% का 75% इंडिविजुअल होम बायर्स को हो। तो ये परिभाषा रिसेंटली RBI ने बोला था, इसीलिए चर्चा में था। आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पहली बार ICDS और PDS के तहत मिलेट प्रोड्यूस, जो लोकली प्रोड्यूस्ड मिलेट है, उनको इंट्रोड्यूस किया गया है। यानी अब ICDS और PDS स्कीम के तहत मिलेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे न्यूट्रिशन को सपोर्ट करने के लिए। रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो ओडिशा में जिन मिलेट्स की पैदावार हुई है, आप सभी को पता है न्यूट्रिएंट रिच होते हैं मिलेट्स। मिलेट्स किसे कहते हैं, देखिए एक कंबाइंड ग्रुप के लिए मिलेट शब्द यूज किया जाता है। स्मॉल सीडेड ग्रास टाइप के कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं या फिर कुछ क्रॉप ऐसी होती है स्मॉल सीडेड ग्रास की, उनको मिलेट्स कहा जाता है। जैसे आपका ज्वार हुआ, रागी हुआ, बाजरा हुआ, ये सब मिलेट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और PDS इन दोनों में ये भी कहा है कि मिलेट्स भी प्रोवाइड करेंगे बाकी सारे फूड आइटम्स के साथ। तो आप याद रखिएगा। ओडिशा की बात करें तो मिलेट मिशन इन्होंने लॉन्च किया था, मिलेट मिशन 2017 में। पर्पस था मिलेट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत डाउन हो रही थी जो भी लैक्टेटिंग मदर्स थी या फिर बच्चे थे उनमें। तो इसीलिए मिलेट की पैदावार बढ़ाने के लिए मिलेट मिशन लॉन्च किया था उड़ीसा में। आप देखिए ICDS
और पीडीएस में मिलेट को ऐड कर दिया इन्होंने। आईसीडीएस स्कीम कब लॉन्च हुई थी? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये लॉन्च हुई थी आपकी 2 अक्टूबर 1975 को। देखिए आईसीडीएस स्कीम के तहत मेन फोकस इस पे होता है ऐसे चिल्ड्रन जिनकी एज 6 ईयर या फिर उससे नीचे है। उसके अलावा इनकी मदर्स यानी 6 वर्ष तक के बच्चों की माओ, ये 2 कैटेगरीज में फोकस होता है आईसीडीएस में, आप याद रखिएगा। नेशनल डॉक्टर्स डे, ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो इस बार तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या है इस बार का? लेसन, LESSEN, लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, ये है इसका थीम। जो नेशनल डॉक्टर्स डे है ये डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। यानी कि 1 जुलाई को ही इनका जन्म हुआ था और 360 डिग्री यानी कि वापस 1 जुलाई को ही इनका निधन हो गया था। तो बिधान चंद्र रॉय ये पश्चिम बंगाल के 2nd चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। मेडिकल की फील्ड में BC रॉय अवार्ड दिया जाता है, BC रॉय अवार्ड दिया जाता है 1976 से। ये मेडिकल की फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड है, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के नाम पे ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IDSP इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम किस वर्ष लॉन्च हो गया था? तो कोरोना वायरस चल रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कोई भी प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम 2004 में लॉन्च हुआ था। वर्ल्ड बैंक की मदद से हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था। पर्पस क्या था? देखिए ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी डिजीजेस चल रही हैं उनकी वीकली स्टेटस क्या है, ये IDSP द्वारा जारी की जाती है। इससे फायदा ये होता है कि कौन से एरिया में बीमारी कितनी ज़्यादा फैल चुकी है, डिजीज कितना ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है, उसके लिए क्या कदम उठाने हैं ये गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। तो IDSP इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा 2004 में लॉन्च किया था वर्ल्ड बैंक की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 लॉन्च किया गया है। आप बताना है इनमें से कौन सी बॉडी ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 से संबंधित नहीं है। तो खास बात क्या है? ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है MHRD मिनिस्ट्री का, AICTE का और CSIR का। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसमें शामिल नहीं है। तो MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, साथ ही साथ CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन 3 लोगों ने मिलकर ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 लॉन्च कर दिया है। कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म में आप DDH 2020 लिखा देख लेंगे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन है ये। पर्पस क्या है? देखिए कोविड-19 चल रहा है, ऐसा कुछ किया है कि जल्दी से जल्दी ड्रग की डिस्कवरी की जा सके, इसीलिए लॉन्च किया गया है ये ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन। इसमें CDAC और MyGOV पोर्टल भी इनिशिएट कर रहा है, यानी पार्टनर है। पहली बार इंडिया में ड्रग डिस्कवरी को सपोर्ट करने के लिए ऐसा कोई हैकाथॉन लॉन्च हुआ है, वरना टेक्नोलॉजी या ऐप के लिए तो पहले ही लॉन्च होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स स्कोर जून 2020 के दौरान कितना रहा? इसको आप सर्विस सेक्टर कर लीजिएगा। तो इंडिया का सर्विस सेक्टर में परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जून 2020 के दौरान कितना रहा? देखिए 33.7 रहा है PMI स्कोर सर्विस सेक्टर का इंडिया का। PMI बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया, मतलब कि इंक्लूड किया है। PMI मतलब परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जारी होता है, सर्विस सेक्टर के लिए भी जारी होता है। सर्विस सेक्टर के लिए स्कोर बताया गया है 33.7, ये जून 2020 के दौरान रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? देखिए परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इसमें स्कोर 3 टाइप का होता है। एक 50 होता है जो ये बताता है कि आपकी इकोनॉमी न्यूट्रल है, ना एक्सपेंशन कर रही है ना श्रिंक हो रही है। अगर ये स्कोर 50 से नीचे चला जाएगा तो ये आपकी इकोनॉमी बता रहा है कि श्रिंक कर रही है, यानी इंडिया का सर्विस सेक्टर श्रिंक कर गया है। उसके अलावा अगर ये 50 से ऊपर चला गया तो एक्सपेंशन हो रहा है उस सेक्टर में। तो आप देखिएगा इंडिया का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स स्कोर जो सर्विस सेक्टर के लिए है वो 33.7 रहा है जून 2020 में। मई में तो बहुत कम था, सबसे कम था अप्रैल में 5.4 हो गया था, यानी सर्विस सेक्टर बिल्कुल डाउन हो गया था। और अप्रैल में लॉकडाउन लगा हुआ था तो ये तो था ही सर्विस सेक्टर। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट सर्विस सेक्टर पे ही पड़ा है, आप सभी को पता है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पूरी तरह से ब्लॉक है। सर्विस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इंडिया की जीडीपी में? लगभग 57 से 58%। तो आप समझ सकते हैं जिस देश की जीडीपी सर्विस सेक्टर पे इतना ज्यादा डिपेंड हो, उस देश की जीडीपी का क्या हाल होगा अगर सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हो 33.7% के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल ई वेस्ट जनरेशन में किस कंट्री ने टॉप किया है? तो ग्लोबली ई वेस्ट जनरेशन में चाइना ने टॉप किया है। आप याद रखिएगा, चाइना ने टॉप किया है, US सेकंड है और इंडिया थर्ड है
2019 के दौरान ग्लोबल ई वेस्ट जनरेशन में। अगर चाइना, यूएसए और इंडिया को कंबाइन कर दें तो 2019 यानी 2019 में ग्लोबल ई वेस्ट जनरेशन का 38% इन 3 कंट्रीज से ही था। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, ये जापान में स्थित है, इसके द्वारा ग्लोबल ई वेस्ट पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें कहा गया है 2019 के दौरान टोटल 53.6 मिलियन टन, कितना 53.6 मिलियन टन ई वेस्ट जनरेट हुआ, जिसको सबसे ज़्यादा टॉप किया है चाइना ने। देखिए कहा गया है कि ये जो 53.6 मिलियन ई वेस्ट जनरेट हुआ है, ये लास्ट 5 ईयर में 21% बढ़ गया है। यानी अगर 5 ईयर पहले चले जाएं, यानी कि 2014 में चले आएँ, तो 53.6 मिलियन से 21% कम ई वेस्ट जनरेट हुआ था। तो हम लोग जैसे जैसे डेवलप हो रहे हैं, ई वेस्ट जनरेट करने में भी आगे हो रहे हैं। देखिए जो आपका ई वेस्ट जनरेशन है, टोटल ई वेस्ट होते हैं आपके 21 टाइप्स के, बाकी आपको डिटेल में नहीं जाना चाहिए। एशिया में अगर कॉन्टिनेंट वाइज देखें तो एशिया में सबसे ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट हुआ है, उसके बाद अमेरिका में जनरेट हुआ है, और कंट्री वाइज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो ई वेस्ट 21 टाइप के होते हैं, आपको इतना जरूर पता होना चाहिए। 53.6 मिलियन टन इस बार जनरेट हुआ है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छता सर्वेक्षण, जो रूरल सर्वे है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण अर्बन तो आप सभी होता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। स्वच्छता सर्वेक्षण रूरल ये क्या आता है? जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत। देखिए पहले मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स थी तो उसके द्वारा किया जाता था, अब जल शक्ति मिनिस्ट्री है तो उसके द्वारा किया जाता है। अब ये क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया मैंने क्योंकि एक नई कैटेगरी का अवार्ड शामिल किया गया है, नई कैटेगरी का पुरस्कार यानी अवार्ड शामिल किया गया है स्वच्छता सर्वेक्षण में। उसका नाम है प्रेरक दौड़ सम्मान। क्या? प्रेरक दौड़ सम्मान। ये नई कैटेगरी का अवार्ड है। इसमें क्या होगा? 5 कैटेगरीज में स्वच्छता के लिए लोगों को, मतलब कि स्टेट्स को अवार्ड दिए जाएंगे। ये 5 कैटेगरीज आप नोट कर सकते हैं क्योंकि आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि कौन सी कैटेगरी या सब कैटेगरी उसमें शामिल नहीं है। तो पहली कैटेगरी है दिव्य यानी प्लेटिनम, दूसरी है अनुपम जिसको गोल्ड कहते हैं, तीसरी है उज्जवल जिसको सिल्वर कहते हैं, चौथी है उदित जिसको ब्रोंज कहेंगे, और पांचवी है आरोही जिसको एस्पायरिंग कहेंगे। तो फर्स्ट हो गई आपकी दिव्य प्लेटिनम जिसको कहेंगे, सेकंड है अनुपम जिसको गोल्ड कहेंगे, थर्ड है उज्जवल जिसको सिल्वर कहेंगे, फोर्थ है उदित जिसको ब्रोंज कहेंगे, और फिफ्थ है आरोही जिसको एस्पायरिंग कहेंगे। तो प्रेरक दौड़ सम्मान ये नया अवार्ड है जिसकी घोषणा की गई है स्वच्छता सर्वेक्षण। इसके अंतर्गत 5 कैटेगरीज में प्रेरक दौड़ सम्मान दिया जाएगा। 5 कैटेगरीज हमने डिस्कस कर ली है। वैसे इस बार के स्वच्छता सर्वेक्षण इंदौर ने टॉप किया है, आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो हाईवेज परफॉर्मेंस असेसमेंट करेगा। आपको बताना है कितने पैरामीटर्स पर या कितनी कैटेगरीज पर हाईवेज का परफॉर्मेंस किया जाएगा NHAI द्वारा। तो NHAI ने कहा है कि वो 3 कैटेगरीज में हाईवेज का परफॉर्मेंस चेक करेगा और इसके लिए वेटेज भी दे रखा है। पहली कैटेगरी है हाईवे एफिशिएंसी। हाईवे एफिशिएंसी को वेटेज दिया गया है 45%। दूसरी कैटेगरी है हाईवे सेफ्टी, इसको वेटेज दिया गया है 35%। और तीसरी कैटेगरी है यूजर सर्विस, यानी कि टॉयलेट्स वगैरह बने हैं कि नहीं, पेट्रोल पंप वगैरह, ये सब इसको दिया गया है 20%। तो जो हाईवे परफॉर्मेंस असेसमेंट अनाउंस किया गया है NHAI द्वारा, उसमें 3 कैटेगरीज में हाईवे का परफॉर्मेंस असेस किया जाएगा। सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है हाईवे एफिशिएंसी को 45%, फिर हाईवे सेफ्टी को 35%, फिर यूजर सर्विस को 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक ने MSME सेक्टर की ग्रोथ के लिए कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है? तो देखिए कोविड-19 कैसे चल रहा था तो MSME सेक्टर पूरा डूब चुका था। इसके लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा $750 मिलियन इंडिया को दिए गए हैं ताकि MSME सेक्टर को रिवाइव किया जा सके। ये जो $750 मिलियन दिया गया है ये वर्ल्ड बैंक की IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ब्रांच ने दिया है। आप सभी को पता है वर्ल्ड बैंक जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक मेंबर है जो 2 बॉडीज से मिलकर बना है, एक IBRD और एक आपका IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इन 2 बॉडी से मिलकर बना है वर्ल्ड बैंक। इसी में से जो IBRD है उसने ये लोन दिया है। इस लोन का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 90 ईयर्स रहेगा और ग्रेस पीरियड रहेगा 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली UNEP और ILRI द्वारा रिपोर्ट ऑन जूनोटिक डिजीज ज्वाइंटली रिलीज की गई है। आपको बताना है ILRI का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो ILR मतलब इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में स्थित है। तो UNEP और ILRI दोनों का हेडक्वार्टर केन्या में है, नैरोबी में, आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं रिपोर्ट की। रिपोर्ट ऑन जूनोटिक डिजीज। रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है
कि जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज इमर्ज हो रही हैं उनमें से 75% जूनोटिक हैं। रिपोर्ट का पहला फैक्ट ये है। उसके बाद ये कहा गया है कि ह्यूमन बीइंग्स में जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज आ रही हैं उसमें से 60% जूनोटिक हैं। यानी ग्लोबली जितनी भी डिजीज किसी को भी हो रही है उसमें 75%, और ह्यूमन की अगर बात करें तो इन्फेक्शियस डिजीज जितनी भी हो रही हैं उसमें 60% जूनोटिक हैं। ये रिपोर्ट के दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा, और बाकी हेडक्वार्टर जरूर पता रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन जारी किया जाता है उसमें किसको नहीं शामिल किया जाता है? तो जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन जारी किया जाता है उसमें बर्थ रेट को शामिल करते हैं, डेथ रेट को शामिल करते हैं और आईएमआर को शामिल करते हैं। एमएमआर की रिपोर्ट अलग से जारी की जाती है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन में नहीं। अब बात कर लेते हैं जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन जारी किया गया है आरजीआई द्वारा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आरजीआई ने 1971 से लेके 2018 के दौरान एनालिसिस किया है। तो 1971 में आपका आईएमआर इंडिया का कितना था? 129। अब घट कर कितना हो गया है 2018 में? 32। बात करते हैं अलग अलग, अगर बात करें तो आईएमआर तो आपका 32 हो गया इंडिया का। अगर यही बात करें रूरल एरियाज का आईएमआर कितना है तो 36 है, रूरल एरियाज का आईएमआर 36 है। अर्बन का कितना है? 23 है। ये है आपकी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन में ये बताया गया है। सबसे ज्यादा आईएमआर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट किस स्टेट का है? तो एमपी का आईएमआर सबसे अधिक है। सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर एमपी में है, आप देखिएगा 48 है। सेकंड है आपका यूपी। सबसे कम आईएमआर किसका है? तो बड़े राज्यों में तो केरल का है 7, लेकिन अगर ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए सबसे कम आईएमआर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट किसका है? तो नागालैंड का है 4। तो अगर ऑल ओवर अगर आपको कैटेगरी वाइज न दें तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन के तहत नागालैंड का सबसे कम है 4, आप याद रखिएगा। जो आपका एसडीजी गोल है उसके तहत आईएमआर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को घटाकर कितना करना है? 23 करना है, आप याद रखिएगा, ये है टारगेट। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है? एक वर्ष के दौरान बच्चों की अगर मौत हो जाती है आउट ऑफ 1000 तो उसको कैलकुलेट किया जाता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में। ये सब लोग हम लोग क्राइटेरिया पहले पढ़ ही चुके हैं, अगर मुझसे मिस्टेक हो जाए तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। उसके अलावा ये हो गया आपका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये डिस्कस कर लिया। अब आपकी हम बर्थ रेट डिस्कस करते हैं। बर्थ रेट 2018 में इंडिया की है 20 है, जबकि 1971 में कितनी थी? 36.9, यानी बर्थ रेट भी इंप्रूव हो रही है इंडिया की। हम लोग टोटल फर्टिलिटी रेट जो 2.1 होता है उसकी तरफ हम लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बर्थ रेट किस स्टेट में रही है? तो बिहार में रही है 26.2। सबसे कम कहाँ रही है? अंडमान निकोबार में 11.2। तो इंडिया की आपको पता होना चाहिए 20 है एवरेज, और सबसे खराब रही है बर्थ रेट बिहार की, सबसे कम रही है बर्थ रेट अंडमान एंड निकोबार की। अब लास्ट बचता है डेथ रेट। इंडिया की डेथ रेट 6.2 रही है 2018 में, जबकि 1971 में ये 14.9 थी। तो इसमें भी इंप्रूवमेंट हुआ है। सबसे ज्यादा डेथ रेट कहाँ रही? छत्तीसगढ़ में। और सबसे कम डेथ रेट इंडिया में कहाँ रही है? दिल्ली में। तो चाहे वो बर्थ रेट हो, डेथ रेट हो या फिर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, आप सबसे ज्यादा और सबसे कम वाले डाटा जरूर याद रखें। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के विषय में आप रूरल अर्बन जरूर याद रखें, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन, बर्थ रेट, डेथ रेट और आईएमआर के विषय में डिस्कस किया है। आगे अलग से इन्होंने एमएमआर की रिपोर्ट जारी की है, उसके विषय में मैं बता देता हूँ, इसी में अलग से क्वेश्चन नहीं कवर करेंगे उसका। एमएमआर जो आपके रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने 2014-16 और 2016-2018 के दौरान एमएमआर का एनालिसिस किया है। इन्होंने कहा है कि जो इंडिया की एमएमआर 2014 और 16 के दौरान 122 थी, वो 2016 से 2018 के दौरान घटकर 113 रह गई है। ये आउट ऑफ 1 लाख यानी 1 लाख के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं। तो 2014 से लेकर 2016 के बीच में इंडिया की मैटरनल मोर्टालिटी रेट 122 थी आउट ऑफ 1 लाख, और 2016 और 2018 के बीच में घटकर कितना रह गई है? 113 रह गई है, अगर आउट ऑफ 1 लाख की बात करें। यूपी में जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है वो हाईएस्ट है 197, और लोवेस्ट कहाँ है? केरल में 43 है। तो आप इतना देखिएगा। मैटरनल मोर्टालिटी रेट का टारगेट क्या है एसडीजी का? 70 आउट ऑफ 1 लाख, यानी कि 70 करना है। तो हमने ये चारों फैक्ट कवर कर लिए हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से, जिसमें से एमएमआर अलग से है, जबकि बाकी 3 सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन का पार्ट है। तो कोई मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा, बोल दीजिएगा, मैं सही कर लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर 2020 के दौरान इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन रहा है?
तो फाइनेंशियल ईयर 2020 के दौरान इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है चाइना। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन रहा है? तो यूएसए लगातार 2 फाइनेंशियल ईयर से इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। फाइनेंशियल ईयर 2019 की बात करें तो इंडिया और यूएसए के बीच में टोटल ट्रेड हुआ था $87.96 बिलियन का, $87.96 बिलियन का, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2020 इस दौरान ये बढ़कर हो गया $88.75 बिलियन का। तो ये बढ़ा भी है। उसके अलावा यूएसए इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। देखिए इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, इंडिया ट्रेड सरप्लस की कंडीशन में है, यानी कि हम यूएसए को एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं। इंडिया का ट्रेड सरप्लस कितना बढ़ा है ये आपको पता होना चाहिए। जो फाइनेंशियल ईयर 2019 था उस दौरान ट्रेड सरप्लस इंडिया का था $16.86 बिलियन, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2020 के दौरान ये बढ़कर हो गया है $17.42 बिलियन। तो ये दोनों वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली राइस फील्ड की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए पहली बार कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? तो राइस फील्ड की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए पैडी वॉच नाम का एक रियल टाइम मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। पैडी वॉच बेसिकली एक मोबाइल ऐप होगा। इसको यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में बनाया जा रहा है। जितनी भी हाई राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जैसे चाइना हुआ, मलेशिया हुआ, इंडिया हुआ, ये सब मिलकर इस पैडी वॉच मोबाइल ऐप को बना रही हैं। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में। इंडिया की तरफ से ICAR कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो आप याद रखिएगा, पैडी वॉच मोबाइल ऐप राइस फील्ड की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए बनाया जा रहा है और पहली बार ऐसा कुछ किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन एजुकेशन गाइडलाइंस जारी हुई है प्रज्ञाता जिसका नाम है। आपको बताना है प्रज्ञाता गाइडलाइंस में कितने लर्निंग स्टेप्स बताए गए हैं। तो प्रज्ञाता गाइडलाइंस में 8 लर्निंग स्टेप्स बताए गए हैं, यानी 8 ऑनलाइन लर्निंग के स्टेप्स बताए गए हैं। वो आप ऐसे ही काउंट कर सकते हैं। प्रज्ञाता में जितने अल्फाबेट हैं उतने ही लर्निंग स्टेप्स हैं। प्रज्ञाता का फुल फॉर्म है प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, और वाई से है यक, YAK, यक इसका मतलब होता है टॉक। उसके बाद असाइन, ट्रैक और एप्रिसिएट। तो प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, यक, असाइन, ट्रैक और एप्रिसिएट, ये है प्रज्ञाता का फुल फॉर्म, या फिर ये 8 स्टेप हैं जिनसे प्रज्ञाता बना है। प्रज्ञाता MHRD द्वारा रिलीज किया गया है। ये डिजिटल एजुकेशन पर एक गाइडलाइंस है। बनाया किसने है इसको? NCERT इन्होंने प्रज्ञाता को डेवलप किया है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने। तो आप इतना याद रखिएगा। इन्होंने जो ये गाइडलाइंस है प्रज्ञाता, इसमें जो प्री स्कूल लेवल होता है, यानी कक्षा 1 से नीचे, जो क्लास 1 से नीचे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बताया गया है कि स्क्रीन टाइम 30 मिनट होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर जो एलिमेंट्री लेवल होता है क्लास 1 to 8, इसके लिए बताया गया है कि स्क्रीन टाइम एक दिन में 1.5 आवर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए। और जो 9 to 12 यानी क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं, उनके लिए 3 आवर्स का स्क्रीन टाइम होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आपको स्क्रीन टाइम जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2019 है उसका ड्राफ्ट बनाया गया है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ये ड्राफ्ट रिलीज कर दिया है। 45 डेज तक ये ड्राफ्ट चलेगा पब्लिक के बीच में, उसी के हिसाब से बिल पास किया जाएगा। आपको बताना है कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2019 के दौरान जो मंथली सैलरी है उसको किस डेट को पे करना है। तो इस ड्राफ्ट में ये भी कहा गया है कि जो भी कंपनी मंथली सैलरी दे रही है वो नेक्स्ट मंथ की 7th तक सैलरी दे देनी चाहिए उसको। अगर आप मंथली सैलरी दे रहे हैं तो 7th, इससे लेट नहीं दे सकते आप। कई बार मैंने देखा है, कई जगह ऐसी फैक्ट्री थी जो 15 तक सैलरी नहीं देती थी, 20 निकल जाती थी नेक्स्ट मंथ, यानी कि 20 डेज आप एक्स्ट्रा काम करवाने के बाद सैलरी देते थे। लेकिन जो नया कोड ऑफ वेजेस एक्ट है इसमें कहा गया है 7th, नेक्स्ट मंथ की 7th डेट तक आपको सैलरी दे देनी है। इसके अलावा ये भी कहा गया है जो वीकली वर्कर्स होते हैं उनको लास्ट डे, और जो डेली वर्कर्स होते हैं उनको शाम को पेमेंट मिल जाना चाहिए। तो ये आपका था कोड एंड वेजेस एक्ट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं ढंग से इसको। कुछ संशोधन किए गए इस ड्राफ्ट में। पहले जो वर्किंग आवर्स था वो 9 आवर्स था, इसमें आपका आराम करने का घंटा भी शामिल कर दिया गया था। अब इस वर्किंग आवर्स को नए ड्राफ्ट में घटाकर 8 आवर्स कर दिया गया, यानी 8 घंटे। आराम का घंटा अलग से बोल दिया गया, आप याद रखिएगा। खास बात क्या है, ओवरऑल कंट्री के लिए एक मिनिमम एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसा आपका टाइप रहेगा उसके आधार पर एक मिनिमम फिक्स वेज तय की गई है इस ड्राफ्ट में। हालांकि राज्य लागू करते हैं कि नहीं, लेकिन खास बात क्या है, इस एक्ट में कहा गया है कि जो फ्लोर वेज होता है, फ्लोर वेज डिसाइड करने की अथॉरिटी हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी। जैसे शुगरकेन का फिक्स एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वैसे ही फ्लोर वेज भी डिसाइड करने का
अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा, जबकि जो मिनिमम वेज होता है उसको डिसाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन हमेशा मिनिमम वेज फ्लोर वेज से ऊपर रहेगी। तो आप इतना याद रखिएगा। अब कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा मिनिमम वेज का, तो एक चीज मैं बता देता हूँ, बाकी कुछ इतना नहीं बताऊंगा। अगर 4 लोगों की फैमिली है तो कहा गया है कि हम इतना मिनिमम वेज तय करें कि प्रत्येक पर्सन पर डे, यानी पर पर्सन पर डे 2700 कैलोरी कंज्यूम कर सके, तो इतना हम पे करें। बाकी 66 मीटर का क्लॉथ पर ईयर देना है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं वो हमें नहीं करना है। मिनिमम जो ये आपका कोड ऑफ वेजेस एक्ट है, इसमें 4 जो पहले के वेज एक्ट हैं, 4 वेजेस एक्ट, उनको इंक्लूड कर लिया गया है। वो हम लोग एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, आज रिवाइज कर लेते हैं। पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 में पास हुआ था। उसके अलावा मिनिमम वेज एक्ट 1948 में पास हुआ था। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, हाँ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में पास हुआ था। और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में पास हुआ था। ये जो 4 एक्ट हैं आपके, चारों एक्टों को मर्ज कर दिया जाएगा और आपका एक बनेगा कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2019। देखते हैं क्या होता है। वर्ल्ड बैंक की गाइडलाइंस जो है कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई पर्सन गरीबी रेखा के नीचे है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना। $1.9 पर डे, अगर इससे कम इनकम है तो गरीबी रेखा के नीचे हैं आप। पहले ये $1.25 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकिल फॉर चेंज, ये चैलेंज किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। तो साइकिल फॉर चेंज चैलेंज ये जो है स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत, जो आपका स्मार्ट सिटीज मिशन है उसके अंतर्गत रन किया जाएगा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत। तो साइकिल फॉर चेंज चैलेंज कोविड-19 को ध्यान में देते हुए ये कहा गया है कि अगर आप साइकिल चलेंगे तो सिंगल ही चलेंगे, इससे कोविड-19 का इन्फेक्शन कम बढ़ेगा और पोल्यूशन वगैरह भी नहीं होगा। तो जब सारी दुनिया कोविड-19 की क्राइसिस में झेल रही थी, उस दौरान मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत साइकिल फॉर चेंज चैलेंज लॉन्च कर दिया। तो आप इतना रखिएगा, जितने भी 5 लाख से ऊपर की आबादी वाली सिटीज हैं, यानी 5 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन वाली सिटीज हैं, उन सभी में साइकिल फॉर चेंज चैलेंज लॉन्च किया गया है। इसका नॉलेज पार्टनर कौन है, तो न्यूयॉर्क बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, ये है इसका नॉलेज पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार 2000 से लेकर 2019 के बीच में इंडिया में स्नेक बाइट से, यानी सांप के काटने से कितने लोगों की मौत हो गई। तो 2000 से लेकर 2019 के बीच में इंडिया में स्नेक बाइट से 1.2 मिलियन लोगों की मौत हो गई। रिसेंटली सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च, ये देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में स्थित है, यानी कनाडा में, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। कहा गया इंडिया में लगभग 1.2 मिलियन लोगों की मौत हो गई सिर्फ सांप के काटने से। 12 लाख लोग मर गए हैं 2000 से लेकर 2019 के बीच में। अगर एवरेज देखा जाए प्रत्येक वर्ष तो 58,000 एवरेज लोग मरे हैं पिछले 20 वर्षों में। सबसे ज्यादा मौतें कहाँ हुई हैं स्नेक बाइट से, तो यूपी में, सेकंड है आंध्र प्रदेश। खास बात क्या है, जो स्नेक बाइट से मैक्सिमम मौतें हुई हैं, 97% मौतें, वो सिर्फ रूरल एरियाज में हुई हैं, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे अधिक होते हैं। उसके बाद कल्टीवेशन भी होता रहता है, शहरी क्षेत्रों में ये सब होता नहीं, इसलिए। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है कि सबसे ज्यादा सांप जो काटता है उसकी वजह से मौतें होती हैं जून से सितंबर के बीच में। हमारे यहाँ मानसून पीरियड होता है जून से सितंबर, इस दौरान 50% मौतें होती हैं स्नेक बाइट से। बाकी जो आपके 8 महीने बचते हैं उसमें आपकी 50% होती हैं। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने स्नेक बाइट को निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में शामिल कर रखा है। निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज ये एक लिस्ट होती है, इसमें ऐसी डिजीज शामिल होती हैं जिनको निग्लेक्ट किया गया है, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर ये बीमारियां होती नहीं, इसलिए वो वैक्सीनेशन पर काम नहीं करते हैं। ये मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन्स में होती हैं, इसलिए इनको कहा गया है निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। स्नेक बाइट उसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंजीत सबवन, स्वर्ण सबवन और बहादुर सबवन। रिसेंटली ये जो वैरायटीज चर्चा में थी, आपको बताना है ये किस क्रॉप की वैरायटी हैं। तो रंजीत सबवन, स्वर्ण सबवन और बहादुर सबवन ये राइस की वैरायटी हैं। असम में इनका कल्टीवेशन होता है, ब्रह्मपुत्र रीजन में। खास बात क्या है, ये जो तीनों वैरायटीज हैं ये फ्लड रेजिस्टेंट हैं, यानी कि बाढ़ आ जाएगी उससे इनको फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये तीनों वैरायटीज आप भले ही ना याद रखें, लेकिन ये जरूर याद रखें कि रंजीत सबवन, स्वर्ण सबवन और बहादुर सबवन ये असम में कल्टीवेट की जाती हैं। और स्वर्ण के विषय में जरूर याद रखें, स्वर्ण सबवन इसको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR और IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि मनीला में है, उसने मिलकर बनाया था स्वर्ण सबवन को 2019 में। तो आप इतना याद रखिएगा। वैसे राइस प्रोडक्शन में इंडिया में टॉप कौन है, वेस्ट बंगाल। प्रोडक्टिविटी के हिसाब से पंजाब व्हीट और राइस दोनों में प्रोडक्टिविटी के हिसाब से टॉप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटिया एग्रीमेंट, BTIA बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ये किससे संबंधित है।
तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में बीटिया एग्रीमेंट को लेकर 2007 से बातचीत चल रही है। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इंडिया और यू के बीच में बातचीत चल रही है लेकिन कुछ काम नहीं हो पा रहा है। रिसेंटली 15th एनुअल मीटिंग हुई थी इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच, उस दौरान फिर से इस पर बात हुई लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो 15वीं एनुअल मीटिंग हुई थी, समिट हुई थी इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। आप ये जरूर याद रखिएगा, ये जो 15th एनुअल समिट हुई थी इस दौरान साइंटिफिक कोऑपरेशन पर दोनों कंट्रीज ने एग्रीमेंट किया है। देखिए साइंटिफिक कोऑपरेशन पर जो एग्रीमेंट हुआ था वो 2001 के दौरान हो गया था, लेकिन 2020 में फिर से एक्सपायर हो रहा था, तो उसको रिन्यू करने के लिए इंडिया और यूरोपियन यूनियन के लिए बीच अगले 5 वर्ष तक साइंटिफिक कोऑपरेशन पर फिर से एग्रीमेंट कर लिया गया। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ब्रिटेन के निकलने के बाद इसमें 27 मेंबर्स हैं। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी 1993 में साइन हुई थी, उस दौरान यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी। तो यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर्स हैं, यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लांसेट मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की पॉपुलेशन 2100 तक यानी 2100 तक कितने % घट जाएगी। तो रिसेंटली लांसेट मैगजीन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की है, उसके तहत कहा गया है 2100 तक इंडिया का पॉपुलेशन 32% घट जाएगी। एक और अगर हम 2017 का बेस ईयर लेके चलें, 2017 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, लांसेट ने कहा है 1.38 बिलियन यानी कि 138 करोड़। ये घटकर कितना रह जाएगी 2100 तक, 1.09 बिलियन, इतनी रह जाएगी 2100 तक। इंडिया की पॉपुलेशन पीक पर कब होगी, तो पीक पर होगी 2048 में, कितनी होगी 1.6 बिलियन। तो इंडिया की पॉपुलेशन पीक पर रहेगी 2014 में। लांसेट मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि अब से लेके 2100 तक इंडिया के पास ही लार्जेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन होगी, यानी कि जो 15 to 64 हमारे इंडिया में चलता है वो लार्जेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया के पास ही होगी 2100 से ज़्यादा। तो आप इतना याद रखिएगा, लांसेट मैगजीन और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो रूरल लोकल बॉडीज होती हैं, अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज, उनको फाइनेंशियल ईयर 2021 के दौरान ग्रांट इन एड कितना प्रोवाइड किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा जितनी भी रूरल लोकल बॉडीज हैं 2.63 लाख 2,63,000 रूरल लोकल बॉडीज हैं, इनको 15,187.50 करोड़ का ग्रांट इन एड यानी एडवांस में ग्रांट दी गई है। देखिए जो आपका 15th फाइनेंस कमीशन था उसने कहा था कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के दौरान यानी वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान जितनी भी रूरल लोकल बॉडीज हैं इनको 60,750 करोड़ का ग्रांट देना चाहिए। उसकी फर्स्ट ट्रांच रिलीज कर गई है 15,187 करोड़ की। तो आप इतना याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं, जो ग्रांट एलोकेट की जाती हैं रूरल लोकल बॉडीज को, वो 2 तरह की ग्रांट होती हैं। एक होती है आपकी बेसिक ग्रांट, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं रहता है कि आपको कहाँ खर्च करना है। दूसरी होती है आपकी टाइड ग्रांट। टाइड ग्रांट ये बाउंडेशन होता है कि आपको स्वच्छ भारत मिशन पे खर्च करना है, मनरेगा पे ही खर्च करना है। तो 2 तरह की ग्रांट दी जाती है। रिसेंटली इस फाइनेंशियल ईयर के लिए रूरल लोकल बॉडीज को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 15,187.50 की ग्रांट दे दी है। 2.63 लाख 2,63,000 रूरल लोकल बॉडीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्ठा प्रोग्राम को पहली बार ऑनलाइन मोड में किस स्टेट में लॉन्च किया गया है। तो निष्ठा प्रोग्राम चल तो ये पहले से रहा है, लेकिन पहली बार ऑनलाइन तरीके से लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में। डिस्कस क्या करना है हमें, निष्ठा प्रोग्राम। निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये है निष्ठा का फुल फॉर्म। पहली बार ऑनलाइन तरीके से आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। लेकिन बात करें तो निष्ठा प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने 2019 में लॉन्च किया था। पर्पस क्या था, एलिमेंट्री लेवल पर लर्निंग आउटकम को इंप्रूव करना। एलिमेंट्री मतलब क्लास 1 to 8 तक जो भी बच्चे हैं उनके लर्निंग आउटकम को इंप्रूव करना, इसके लिए निष्ठा प्रोग्राम लॉन्च किया था। अब कैसे इंप्रूव करेंगे, देखिए समग्र शिक्षा अभियान जो लॉन्च हुआ था उसके तहत निष्ठा को लॉन्च किया गया, जो कि एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है टीचर्स के लिए और जो हेड्स होते हैं स्कूल के उनके लिए। तो एक तरह का इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसके तहत टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि स्कूल में एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर हो सके। तो निष्ठा का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ऑनलाइन तरीके से आंध्र प्रदेश में। निष्ठा की जैसा एक दीक्षा पोर्टल है। दीक्षा पोर्टल, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो इसमें रिसोर्स सेंटर बनाए जाते हैं जहाँ पे नॉलेज शेयरिंग की जाती है। तो दीक्षा भी MHRD की पहल है, 2017 में वो लॉन्च किया था दीक्षा को। ये भी टीचर्स के लिए लॉन्च किया गया था। तो आप देखिएगा टीचर्स के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है दीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एनर्जी में एक्सप्लोरेशन के लिए
किसके द्वारा? NIIF नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया गया है। तो रिसेंटली NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने NIIF के साथ MOU साइन किया है ताकि NIIF इनको फंड प्रोवाइड करे और ये रिन्यूएबल सेक्टर में एक्सप्लोर करें, इन्वेस्टमेंट करें। तो आप देखिएगा यहाँ खास बात है NIIF नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। देखिए कोर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए ये लॉन्च किया गया था, कब? 2015 में स्थापित किया गया था NIIF। टारगेटेड कॉर्पस क्या है? यानी इसमें टोटल फंड होना चाहिए 40,000 करोड़ का। 40,000 करोड़ का NIIF कहा गया था कि हम बनाएंगे। इसमें 49% तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, 51% प्राइवेट सेक्टर से आएगा। 2015 में जब ये लॉन्च हुआ था उसके बाद सेबी ने कहा था इसको कैटेगरी 2 का अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड घोषित कर दिया गया था सेबी द्वारा। तो आप इतना याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, ICAR रिसेंटली इन्होंने 92nd फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया है किस डेट को? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन्होंने 16 जुलाई को अपना 92nd फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को स्थापना हुई थी। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के तहत ये कार्य करता है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। टोटल ICAR इंस्टीट्यूट कितने हैं इंडिया में? 102 और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कितनी हैं? 71। रिसेंटली एक रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसकी आधारशिला इनॉग्रेशन किया गया है इसकी बिल्डिंग का। कहाँ पे? यूपी के झांसी में। उसके अलावा राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वो पूसा बिहार, आप सभी को